Hello class 12 students, welcome to the Dap Hand Learners channel. This is the part 3 of the Principle of Management chapter. हमने अब तक 3 प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए थे, डैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज डिसिप्लिन. अब हम करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड. सो व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड सेज, according to Fayol, there should be one and only one boss for every individual employee. इसका मतलब ये है कि फ़योल के अकॉर्डिंग जो जिसने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं वो ये कहता है कि हर एक एम्प्लॉय के ऊपर एक और सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 2-3 बॉस हैं जिसके लिए वो जो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं या उसे उन 2-3 बॉस को जवाब देना है. एक ही बॉस होना चाहिए जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसे उसे जवाब देना है. The principle of unity of command states that each participant in a formal organization should receive orders from and be responsible to only one superior. Like जिससे तुम्हें orders मिल रहे हैं, एक superior से तुम्हें orders मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसी superior की तरफ तुम्हारी responsibility है उसे जवाब देने की. ठीक है, ये नहीं कि यहाँ 2-3 superior हो, ठीक है, 2-3 सुपीरियर हो और उनसे आपको ऑर्डर मिल रहे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सिर्फ एक ही सुपीरियर होता है. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में भी जनरली यही होता है, हिरार्की होती है. लाइक उनके में तो पोस्ट भी होती है डिफरेंट, तो उसके लिए क्या होता है, फिर उनकी एक हिरार्की बन जाती है. ठीक है, फर्स्ट लाइक टॉप लेवल, फिर मिडल लेवल. बेसिकली यही होता है कि सबसे सीनियर कौन है, फिर उससे जूनियर जूनियर. ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा सीनियर है उसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, तो वो सबसे बड़ा सुपीरियर है. फिर उसके नीचे जो होते हैं वो उन्हें ऑर्डर्स देता है. तो ऐसे क्या होता है, हिरार्की बन जाती है. लाइक ये मिडल वाला जो है वो टॉप वाले की तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर ये मिडल वाला लोअर लेवल वालों को लाइक अपने जूनियर्स को ऑर्डर पास ऑन करेगा, तो लोअर लेवल वाले मिडल लेवल को जवाब देंगे या रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो ऐसे आई होप यू गेट माई पॉइंट कि यूनिटी ऑफ कमांड कहता क्या है. तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ये होंगे, नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट. जब मेरे को पता है कि मेरे को अपने सिर्फ इन बॉस को जवाब देना है, बाकी मेरे को किसी से मतलब नहीं है, तो मेरे माइंड में क्या कोई कन्फ्यूजन होगी कि नहीं, क्या होगा. लाइक क्या होता है जनरली, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. स्कूल बेस्ड ही है, ठीक है. लाइक आपका एक सब्जेक्ट टीचर है और क्लास टीचर है, होते ही हैं ये तो. अब सब्जेक्ट टीचर जो है वो आपका है बहुत स्ट्रिक्ट, ठीक है, और आपकी क्लास टीचर बहुत फ्रैंक है, लाइक आपकी प्रॉब्लम भी सुनती है. तो आप अपनी क्लास टीचर के पास जाओगे कि मैम ये सब्जेक्ट टीचर के साथ ये प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, लाइक हमारी बात नहीं सुनते हैं ना. बट अगर यहीं वो सब्जेक्ट टीचर आके खुद कह देता कि जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे बताओ और किसी और से शेयर मत करो, लाइक वो एक चीज़ रिप्रेजेंट कर दे कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ, लाइक वही यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो कर दे, तो आप क्या करोगे, आप जो प्रॉब्लम है आप सिर्फ अपने टीचर को ही बताओगे ना, उस सब्जेक्ट टीचर को. किसी और के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो आप उससे खुल के जाके ओपनली आप उससे बात करो. तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. जबकि अगर क्लास टीचर से बात करोगे सो देयर वुड बी कन्फ्यूजन, बिकॉज ऑब्वियसली क्लास टीचर को नहीं पता कि सब्जेक्ट टीचर की क्लास में क्या क्या सीन होता है, वो कैसे बिहेव करता है. ठीक है, ये तो सिर्फ आपको ही पता है. तो इससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और दो लोग आराम से बात कर सकते हैं. सेकेंड है नो ईगो क्लैशेस बिटवीन सुपीरियर. अब इसका भी यही एग्जांपल हो गया. लाइक सोचो क्लास टीचर ने जाके सब्जेक्ट टीचर से इस बारे में बात करी, तो सब्जेक्ट टीचर को क्या लगेगा कि लाइक मेरी जो बातें हैं क्लास की वो तुम दूसरे टीचर से शिकायत करते हो, तो उसकी तो एक गलत रिप्रेजेंटेशन हो गई ना दूसरे टीचर्स के सामने. तो इससे क्या होगा, एक ईगो क्लैश भी हो सकता है. ठीक है, तो ईगो क्लैश ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको जिससे भी बात करनी है, जिसके टूवर्ड्स आप आंसरेबल हो, उससे ही जाके बात करो. इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस इन वर्किंग. इफेक्टिवनेस तो आएगी, लाइक अगर मेरे को सिर्फ एक आदमी को ही जवाब देना और किसी से मेरे को मतलब नहीं है, तो इफेक्टिवनेस अपने आप आ जाएगी. नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय के माइंड में कन्फ्यूजन होगी. उसे 10 चीज़ याद रखनी होगी कि इस बॉस को ये जवाब देना है, इसको ये जवाब देना है, इसको ये जवाब देना है ना. सो देयर वुड बी कन्फ्यूजन. सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू escape फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय गिविंग एक्सक्यूजेस. हाँ, तो अब लाइक मेरे 3 मैनेजर हैं, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, सेल्स मैनेजर और परचेज मैनेजर. एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हूँ मैं एम्प्लॉय.
अब मेरे को तीनों को जवाब देने हैं और मैंने इन दोनों का काम कर दिया, मैंने परचेज़ मैनेजर का काम नहीं करा। तो वो परचेज़ मैनेजर जब मेरे को आके पूछेगा कि तुमने काम क्यों नहीं किया, तो ऑब्वियसली मैं तो ये कहूँगा मैं तो मार्केटिंग और सेल्स का काम कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि सबऑर्डिनेट यानी कि एम्प्लॉय को चांस मिल गया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का, अपने एक्सक्यूज़ देने का। बट अगर यहीं पे से परचेज़ मैनेजर का उसे काम करना होता, ठीक है, और वो फिर भी नहीं करता, तो फिर तो उसकी वाट लग जाती, अगर वो नहीं करता तो, क्योंकि अब तो उसके पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का यही फ़ायदा होता है। ईगो क्लैशेस अमंग डिफरेंट सुपीरियर्स, और अगर तुम इसे वॉयलेट करोगे तो ईगो तो क्लैश करेगी, जैसे मैंने आपको अभी स्कूल टीचर और क्लास टीचर का एग्जांपल दिया था। सो आई होप ये यूनिटी ऑफ कमांड आपको क्लियर है। एग्जांपल, सॉरी, प्रिंसिपल। नाउ फिफ्थ प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल द यूनिट्स आर डिविजन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड, ये कोऑर्डिनेटेड होगा, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, सो थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट। तो वो ये कह रहा है कि लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो सारे एक सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ ही काम करते हैं। और वो सेम ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल, एक गोल होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था। तो उसके लिए जो सारे डिपार्टमेंट है वो एक साथ कोऑर्डिनेशन करके फोकस्ड एफर्ट में काम करते हैं। ये हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। हर एक डिपार्टमेंट का अपना भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता होगा। लाइक सेल्स डिपार्टमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना, परचेज डिपार्टमेंट का अपना, एचआर डिपार्टमेंट का अपना। और वो सारे क्या काम करते हैं, सारे एक साथ मिलके क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करते हैं, ठीक है। उनके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को तो अचीव करें ही, और अगर सब एक साथ अपने सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हो जाएंगे। अगर ये पॉइंट समझना आया तो एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक वो जो पहले वाला एग्जांपल था प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने दिया था कि आपके टीचर ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, आपका ग्रुप बन गया 5 पीपल का, और उसके लिए अब आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो आपको सामान डिवाइड कर दिया कि आपको ये मटेरियल लाना है, आपको ये मटेरियल लाना है। तो अब क्या होगा, अगर हर कोई अपना मटेरियल नेक्स्ट डे ले आएगा तो सब अपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर कर आएंगे। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट जल्दी बन जाएगा, ठीक है। जबकि अगर ऐसा हो कि कोई नहीं लाया, कोई लाया है, तो जो लाया है उनका भी टाइम वेस्ट, ठीक है, और उससे क्या होगा, प्रोजेक्ट बनने में भी टाइम लगेगा। तो अगर सब अपने ऑब्जेक्टिव टाइम पे अचीव करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का, वो जल्दी अचीव होगा, वरना नहीं होगा। तो वो यही कह रहा है कि सबको कोऑर्डिनेशन और एफर्ट्स के साथ काम करना है ताकि जो हमारा वन हेड और वन प्लान है, लाइक जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो अचीव हो जाए। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट है। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। तो वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएंगे, ये तो हमें पता ही है। इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, अब ये कैसे हो सकता है, लाइक अगर तुमने कुछ डिसाइड ही नहीं करा, ठीक है, प्रोजेक्ट दिया टीचर ने, तुम्हारा ग्रुप बन गया, सारे ऐसे ही फालतू में बैठे हुए हैं, हो जाएगा यार, हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा है, हो जाएगा। बट कोई ऐसा कुछ इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट डे कोई सारे पांचों के पांचों बंदे एक साथ ही एक ही आइटम ले आ रहे हैं, एक ही मटेरियल ले आ रहे हैं, ठीक है। दूसरे मटेरियल तो कोई लाया ही नहीं जो दूसरे की नीड थी, सब एक ही उठा के ले आए। क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रही है एक्टिविटी। इससे क्या होगा, सबका टाइम वेस्ट, सबका मनी वेस्ट, सबके एफर्ट वेस्ट, सारे रिसोर्सेज की वेस्टेज हो गई, ठीक है। तो ये होती है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। अब अगर हमने ये प्लान बनाया होता, ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव अचीव होते, लाइक सब ऑब्जेक्टिव अचीव होके कोऑर्डिनेशन होता, एफर्ट, फोकस्ड एफर्ट होते सारे डिपार्टमेंट की, लाइक सारे इंडिविजुअल्स के, तो हमारी ओवरलैपिंग नहीं होती, सब कुछ प्लान्ड होता, ठीक है, सिस्टमैटिक होता। तो यही हेल्प करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। सबको डिसाइड करके रखोगे तो कोऑर्डिनेशन तो होगा ही और काम भी जल्दी खत्म होगा, यूनिटी दिखेगी।
अब इसकी वॉयलेशन क्या क्या है, लाइक इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करो तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन तो दिखेगा ही नहीं अगर सब लोग एक ही चीज़ ले आएंगे उठा के, है ना। वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था सब लोग एक ही चीज़ उठा के लेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी, रिसोर्सेज, सबका वेस्टेज है, सब अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, हालांकि सब एक ही चीज़ उठा रहा है लेकिन काम तो नहीं हो पा रहा ना, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, प्रोजेक्ट तो क्या ही बनाओगे तुम अगर ये सभी लोग एक ही चीज़ ले आओगे तो, है ना, तो ये भी डिफ़िकल्टी होगी। तो आई होप ये प्रिंसिपल तो आपको इजीली समझ आ ही गया होगा। दीज आर द सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन्हें आप रियल लाइफ के साथ भी बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। सिक्स पॉइंट इज सिक्स प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, और ये आज के लेक्चर का बस लास्ट प्रिंसिपल है, क्योंकि आई थॉट कि लाइक लंबी वीडियो से अच्छा है कम पढ़ाओ लेकिन वीडियो शॉर्ट रखो, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम पे लंबी वीडियोस किसी का देखने का मन नहीं करता। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। ओके, सो अब मैं ट्राई करूँगा कि छोटी वीडियोस बनाऊँ ताकि कम कंटेंट आए, आपको इजीली ज़्यादा समझ आए। तो ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी, यहाँ पे वाइटनर लगा है किसी को अगर दिख नहीं रहा हो तो प्रायोरिटी है ये, शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो वो ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो प्रायोरिटी है ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। मतलब वो ये कह रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। लाइक मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक मेरे को रॉ मटेरियल्स चाहिए, ओके। अब मेरे को रॉ मटेरियल्स चाहिए तो क्या होगा, मेरे पास दो ऑप्शन है रॉ मटेरियल लेने के लिए, ठीक है। या तो मैं कंपनी के जहाँ से रॉ मटेरियल हमेशा आते हैं वहीं से लूँ, या मैं अपने किसी पर्सनल रिलेटिव से ले लूँ। लेकिन वो पता है पर्सनल रिलेटिव क्या कह रहा है, वो पर्सनल रिलेटिव ये कह रहा है, हाँ तो वहाँ पे स्पेस की और वहाँ पे क्रियोस ज़्यादा लग रहा था, तो अब यहाँ पे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। देखो रॉ मटेरियल हमारे पास दो ऑप्शन है, एग्जांपल है ये कि ये कंपनी जहाँ से रॉ मटेरियल लेती है वहाँ से ख़रीद सकते हैं, या सेकंड पर्सनल रिलेटिव, या लाइक मिस्टर एक्स है कोई, तो मैं जो एम्प्लॉई हूँ ना, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, लाइक कंपनी जहाँ से ख़रीदती है वहाँ से, और मेरे जो मिस्टर एक्स है मैं वहाँ से ख़रीद सकता हूँ। बट मिस्टर एक्स मेरे को एक इनिशिएटिव दे रहे हैं। वो क्या इनिशिएटिव दे रहे हैं, एग्ज़ाम्पल वो कह रहे हैं कि तुम अपनी कंपनी के जो रॉ मटेरियल है ना वो मुझसे परचेज़ करो, ठीक है, और मैं इसके बदले में क्या करूँगा, तुम्हारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस मैं 1 साल की या सपोज़ 5 साल की मैं सबमिट करूँगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, जो मिस्टर एक्स के साथ जो मेरी डील हो रही है वो एक पर्सनल नेचर की है, उससे कंपनी को क्या फ़र्क पड़ रहा है कि तुम्हारे बच्चे की फ़ीस कौन भरे, वो तो तुम्हें ही भरनी चाहिए, कंपनी तो यही कहेगी, तो तुम उसके साथ ऐसी डील कर क्यों रही हो जिससे कंपनी के साथ नुकसान हो, ठीक है। और सपोज़ करते हैं कि मिस्टर एक्स के पास इतने हाईली स्पेशलाइज्ड रॉ मटेरियल नहीं है, हाईली स्पेशलाइज्ड रॉ मटेरियल नहीं है उनके पास, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल नहीं है, जबकि कंपनी जिससे रेगुलरली ख़रीदती है उसके पास गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल है। बट फिर भी तुमने अपने फ़ायदे के लिए मिस्टर एक्स के साथ अगर तुमने ये डील करी, ठीक है, मिस्टर एक्स के साथ अगर तुमने ये डील करी तो तुमने क्या किया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का वायलेशन किया, ओके। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का तुमने वायलेशन किया अगर तुमने कंपनी का फ़ायदा न देख के अपना फ़ायदा देखा, इसका मतलब ये है। और वो यही कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है ना वो ही फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा। लाइक इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स दैट इज ओनर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, सोसाइटी एट लार्ज कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर वन इंडिविजुअल or a small group of individual who want to exert pressure on the company। तो जितने भी स्टेक होल्डर है कंपनी के, चाहे वो ओनर हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, सोसाइटी हो,
वो उनके जो इंटरेस्ट है वो सैक्रिफाइस नहीं होने चाहिए जस्ट फॉर ओनली वन इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब क्या होगा, लाइक अगर जो मिस्टर एक्स है उससे बाई चांस कंपनी ने रॉ मटेरियल ले लिए, अब वो हाई क्वालिटी के तो है नहीं, गंदी क्वालिटी के हैं, मज़ा नहीं आने वाली क्वालिटी है, कस्टमर तो यही कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनके इंटरेस्ट भी फेल हो जाएंगे। जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है वो हमेशा से अच्छा आता था, इस बार नहीं आया तो उनके भी इंटरेस्ट फेल हो जाएंगे। डेटर, क्रेडिटर, ओनर, ठीक है, सबके इंटरेस्ट फेल हो जाएंगे। सबके इंटरेस्ट सैक्रिफाइस किसकी वजह से हुए? मेरी वजह से, जस्ट फॉर वन इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, है ना, जिसने कंपनी पे प्रेशर बनाया कि तुम इससे ही खरीदो। क्यों? क्योंकि इससे तो मेरा फ़ायदा हो रहा है, ये तो इंटरनल फीलिंग है ना कि मेरा उससे फ़ायदा हो रहा है। तो वो यही कह रहा है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करो टू जनरल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी ही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, हमें ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा देखना है, अपना नहीं। पॉजिटिव इफेक्ट, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन का सोचते हो तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, गंदी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल आ जाएंगे, प्रोडक्ट भी घटिया बनेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आएगी, फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव ही नहीं होंगे। तो आई होप I have made my point clear. So this is all for today. We will continue with the salary to employees वाला principle. ठीक है? So till then, bye bye. If you like my lecture, please like, comment, and share, and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time when I upload the videos. Have a nice day. Bye bye.